हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। आज हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म का सेकंड एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं, एन ब्यूटेन। पिछले लेक्चर में मैंने इथेन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम उसका नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म का। कौन सा? एन ब्यूटेन। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म मैंने आपको जैसे पिछली बार भी बताया था, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म स्टीरियो आइसोमरिज्म का एक पार्ट होता है। एक्चुअल में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म क्यों हमको दिखाई को देता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर? बिकॉज ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। हमको पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि ये मैंने एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया। एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर स्टेट चेन होता है कार्बन का, ठीक है। ये मैंने वही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसमें अगर आप देखोगे, अगर ये सेंटर वाले दोनों कार्बन को अगर हम देखें, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल बॉन्ड होता है। और फ्लेक्सिबल बॉन्ड का मतलब क्या है? इट कैन बी रोटेटेड एट रूम टेम्परेचर। तो अगर सपोज करते हैं कि अभी ये एक आइसोमर है जिसमें कि ये CH3 ऊपर है और ये H नीचे है, तो ये फ्लेक्सिबल बॉन्ड है। सपोज करते हैं ये रोटेट करता है, ये घूमता है, तो ये CH3 अभी ऊपर है, अभी कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और ये H कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो एक नया आइसोमर बनेगा। एक आइसोमर बनेगा जिसमें CH3 ऊपर है, एक आइसोमर बनेगा जिसमें CH3 नीचे है। तो ऐसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से नए नए आइसोमर बनते चले जाएंगे। दिस काइंड ऑफ आइसोमरिज्म इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। हमें पता है जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, तो ये रूम टेम्परेचर पे ही रोटेट करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो रोटेशन एनर्जी होता है वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे ही इसके नए नए आइसोमर अपने आप बनते चले जाते हैं। तो इसके बारे में आपको एक चीज तो समझ आ गई कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की रोटेशन की वजह से होता है। सेकंड पॉइंट आपने जो इसके बारे में याद रखना है कि इसमें जो डिफरेंट आइसोमर्स बनेंगे, जो अभी हम सारे डिस्कस करेंगे, उन सभी आइसोमर्स को हम बोलते क्या हैं? उनको बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स। किसमें बोलते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म में, कॉन्फॉर्मर्स। थर्ड पॉइंट जो आपने याद रखना है वो क्या है कि इसमें जो आइसोमर्स बनेंगे दे आर नॉन सेपरेबल। नॉन सेपरेबल का मतलब कि सपोज करते हैं एक आइसोमर है जिसमें ये CH3 ऊपर है, ठीक है, और दूसरा आइसोमर है जिसमें CH3 नीचे है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मिक्सचर में से इस आइसोमर को दूसरे आइसोमर से अलग कर दूं। दे आर नॉन सेपरेबल। क्यों? बिकॉज दे आर कॉन्टिन्यूसली गेटिंग इंटर कन्वर्टिंग, ठीक है। वो एक दूसरे में लगातार एक दूसरे में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। तो ये जो इसके आइसोमर्स होंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में, आइसोमरिज्म में, वो क्या होंगे? नॉन सेपरेबल, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट आपने याद रखना है वो क्या है कि इसमें जो रोटेशन एनर्जी होता है वो बहुत कम होता है। इज लो, यानी कि लगभग ये रूम टेम्परेचर पे ही एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते चले जाते हैं, ठीक है। हमने कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ लिया, क्यों होता है, कन्फॉर्मर्स, नॉन सेपरेबल, ठीक है। ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि एन ब्यूटेन के कितने कॉन्फॉर्मर्स पॉसिबल हैं, ठीक है, और उनका एनर्जी लेवल क्या है। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स ऑफ एन ब्यूटेन। अगर हम इसके कॉन्फॉर्मर बनाएंगे तो उससे पहले ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम इसको, इस स्ट्रक्चर को, ये जो आपके सामने सिंपल स्ट्रक्चर बना है, इसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे इसको? न्यूमैन प्रोजेक्शन में। आप सबको न्यूमैन प्रोजेक्शन, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता मैं वो भी बताऊंगा कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है एन ब्यूटेन का, इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन को हम कंसीडर कर लेते हैं फ्रंट कार्बन, और दूसरे कार्बन को हम कंसीडर कर लेते हैं बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। तो मैंने इसको फ्रंट कार्बन कंसीडर किया। फ्रंट कार्बन को हम कैसे डिनोट करते हैं? डॉट के साथ। किसमें? न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो यहां पे मैं एक डॉट बना रहा हूं। तो इसके साथ ये जो फ्रंट कार्बन जो कि डॉट से डिनोट करे, इसके साथ तीन फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं। देखो CH3, H एंड H, तीन सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, सॉरी फंक्शनल ग्रुप नहीं, सब्स्टिट्यूएंट। CH3, H एंड H, ऐसा बन गया, ठीक है। उसके बाद जो बैक कार्बन है, इट इज डिनोटेड एज सर्कल। बैक कार्बन को कैसे डिनोट करेंगे? सर्कल से, इस तरह से। बैक कार्बन के साथ क्या क्या लगा हुआ है? देखो, एक लगा है CH3, तो इसको
हमने कैसे करना है, शॉर्ट, इस तरह से डॉट और थोड़ा सा छोटा शॉर्ट बॉन्ड बनाना है, ठीक। ये जो CH3 है इसको हमने इस तरह से बनाया, और जो दूसरा H है उसको कैसे बनाएंगे, इस तरह से डॉटेड बॉन्ड और थोड़ा सा छोटा बॉन्ड। और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है इसके साथ, हाइड्रोजन, इसको भी ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर बना, क्या बना, ये एक स्ट्रक्चर बना, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फुली एक्लिप्स्ड। दोबारा बता रहा हूं कि ये जो फ्रंट कार्बन है और ये जो बैक कार्बन है, इन दोनों के भी इनके इसके ऊपर भी एक CH3 लगा है, और बैक कार्बन जो सर्कल से डिनोट किया है इसके ऊपर भी एक CH3 लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल आप इसको थीटा से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही इस HH के बीच में भी डायहेड्रल एंगल है, इस HH के बीच में भी डायहेड्रल एंगल है, और CH3 के बीच में भी क्या है, डायहेड्रल एंगल है। अब जो फुली एक्लिप्स होता है इसमें ये जो डायहेड्रल एंगल होता है ये कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है। फुली एक्लिप्स का मतलब देखो, ये जो है ये आपका फ्रंट कार्बन है, एग्जांपल लेके समझते हैं इस तरह से लाइव, ये आपका फ्रंट कार्बन है और ये क्या है, बैक कार्बन है। इसके ऊपर यहाँ क्या लगा हुआ है, CH3, और पिछले वाले कार्बन के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, CH3। तो अगर आप इसको फ्रंट कार्बन मान रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, ये CH3 दिखेगा, ये इधर एक H है और एक इधर H है, तो आपको इसका CH3 और ये 2 H दिखाई देंगे। पिछले वाला कार्बन दिखाई नहीं देगा, ना ही उसका CH3 दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो फ्रंट वाले का CH3 है वो इसके CH3 के आगे आ जाएगा। तो ये पूरी तरह से जैसे सूर्य ग्रहण लगता है ना, ऐसे ही एक दूसरे को एक्लिप्स करेंगे। तो फ्रंट वाला कार्बन और उसके सब्स्टिट्यूएंट बैक कार्बन और उसके सब्स्टिट्यूएंट को एक्लिप्स कर देंगे, उसके आगे आ जाएंगे। तो आपको आगे से क्या दिखेगा, सिर्फ फ्रंट कार्बन और उसके सब्स्टिट्यूएंट, और इनमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, डायहेड्रल एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यानी कि फ्रंट कार्बन के साथ जो CH3 लगा है और बैक के साथ जो CH3 लगा है, ये दोनों पैरेलल हैं बिल्कुल। इनमें जो एंगल है बीच में वो क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं। क्यों रोटेट कर रहे हैं, क्यों, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्लेक्सिबल है, इसको रोटेट किया जा सकता है, हमने इसको रोटेट किया। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे तो नया आइसोमर बनेगा। ये मैंने फ्रंट कार्बन का डॉट बनाया, उसके साथ 3 सब्स्टिट्यूएंट मैंने एज इट इज बना दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट करते हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो CH3 है ये रोटेट होके कहां पे आ जाएगा, इन दोनों के बीच में टोटल जो एंगल है वो 120 है, कितना है, 120। तो ये CH3 बीच में आ जाएगा बिल्कुल यहां पे, और इधर ये वाला H ये भी सेंटर में आ जाएगा, और इधर वाला H भी सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गॉश। और इसमें जो डायहेड्रल एंगल है, देखो ये CH3, फ्रंट वाला CH3 और बैक वाला CH3, इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इसमें जो डायहेड्रल एंगल है, डायहेड्रल एंगल कितना है इसमें, 60 डिग्री, ठीक है। तो जब सारे सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, सपोज करते हैं ये वाला हाथ मेरा CH3 है, फ्रंट कार्बन के ऊपर लगा हुआ, ये वाला बैक वाला भी CH3 है बैक कार्बन के ऊपर, तो ये इस तरह से है, ठीक है। अभी 0 डिग्री एंगल है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, फुली एक्लिप्स, ठीक है। जैसे हम 60 डिग्री रोटेट करते हैं इस तरह से, तो इन दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल आ गया ना, है ना, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, गॉश। तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फुली एक्लिप्स, ये गॉश। अब नेक्स्ट क्या होगा, 60 डिग्री और रोटेट करते हैं। अब 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो CH3 है ये इस H के पीछे चला जाएगा। ये CH3 अब 60 डिग्री और घुमाएंगे
तो ये CH3 कहाँ चला गया, इस H के पीछे चला गया। ये H कहाँ जाएगा, इस H के पीछे, और ये वाला H, सॉरी यहाँ पे CH3 आएगा, और ये H कहाँ चला जाएगा, इस CH3 के पीछे। ठीक है, अब ये फुली एक्लिप्स था। इसको फुली एक्लिप्स हम क्यों बोल रहे थे, क्योंकि बल्कियर ग्रुप CH3 उसके पीछे कौन था, बिल्कुल CH3। तो बल्कियर ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, किसमें, फुली एक्लिप्स में। अब इसमें ओवरलैप तो कर रहे हैं सारे, मतलब कि सारे एक्लिप्स सिचुएशन में तो हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, लेकिन बल्कियर के ऊपर नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पार्शियली एक्लिप्स्ड। अब इसमें डायहेड्रल एंगल कितना होगा, ये वाला डायहेड्रल एंगल इसमें 0 था, यहाँ पे 60 घुमाया तो यहाँ पे 60 हो गया, अब 60 और घुमाया तो अब कितना हो गया, फिर से ये, फिर से कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, फुली एक्लिप्स में 0 डिग्री, गॉश में डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री, पार्शियल एक्लिप्स में फिर से 0 डिग्री। अब क्या करते हैं, अब 60 डिग्री और रोटेट करते हैं इसको, यहीं पे करते हैं, इधर बना रहा हूं मैं नीचे, 60 डिग्री फिर से रोटेट किया। अब क्या होगा, अब ये जो CH3 इस H के पीछे था, अभी यहाँ पे बॉन्ड एंगल 0 है ना, ये 0 है, अब ये CH3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेंटर में, ये H यहाँ सेंटर में, ये इधर ऐसे। अब आप देखिए इस स्ट्रक्चर में जो बल्कियर ग्रुप हैं वो सबसे ज्यादा दूरी पे हैं, मतलब कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे। इसमें सबसे ज्यादा पास थे, इसमें थोड़े से दूर हुए 60 डिग्री, इसमें 120 पे आ गए बल्कियर ग्रुप। अब बल्कियर ग्रुप 180 एंगल पे है, तो मैक्सिमम एंगल इनका 180 हो सकता है। तो यहाँ पे CH3 बल्कियर ग्रुप दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो सबसे ऑपोजिट होने की वजह से बल्कियर ग्रुप, इनको हम क्या बोलते हैं, एंटाई। इसका नाम क्या है, एंटाई। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री, फिर से कितना है, 60 डिग्री। ये देखो ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। लेकिन इसमें जो बल्कियर ग्रुप हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, यहां पे लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्कियर ग्रुप जो है, बल्कियर ग्रुप्स एट 180 डिग्री एंगल। ठीक है, और यहां पे बल्कियर ग्रुप कैसे हैं, यहां पे बल्कियर ग्रुप कैसे हैं, एट 0 डिग्री एंगल। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को याद रखेंगे सारे। पहली बात, फुली एक्लिप्स, ठीक है, फुली एक्लिप्स में डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री, बल्कियर ग्रुप्स ओवरलैप कर रहे हैं, 60 डिग्री घुमाया, CH3 सेंटर में आ गया, यहाँ पे ये बल्कियर ग्रुप एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल में, इसको बोला गॉश, और डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री, फिर से 60 डिग्री रोटेट किया, फिर से पार्शियली एक्लिप्स बना, क्योंकि लगभग क्योंकि सारे ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन जो हैवी बल्कियर ग्रुप है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, इसलिए इसको बोल रहे हैं पार्शियली एक्लिप्स। यहां पे भी डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री, फिर से हमने रोटेट किया इसको 60 डिग्री, और अब क्या हुआ, जो CH3 बल्कियर ग्रुप था, और जो फ्रंट कार्बन का बल्कियर ग्रुप और बैक कार्बन का बल्कियर ग्रुप दोनों 180 एंगल पे आ गए हैं। इसको हम बोलते हैं एंटाई, क्योंकि इसमें बल्कियर ग्रुप आ रहा है एट मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, अब ये 4 पॉसिबल आइसोमर हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें आपने क्या बात याद रखनी है, अगर बॉन्ड एंगल, इफ बॉन्ड एंगल, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इफ बॉन्ड एंगल इज अदर देन, आई होप आपको दिख रहा होगा कैमरे में, इफ बॉन्ड एंगल इज अदर देन 0 डिग्री एंड 60 डिग्री। अगर देखो इसमें 0 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है, फिर 0 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है ना, इन सभी में डायहेड्रल एंगल या 0 डिग्री है या
60 डिग्री है। लेकिन अगर 0 डिग्री और 60 डिग्री के अलावा बॉन्ड एंगल होता है तो कॉन्फॉर्मर को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड स्क्यू, स्क्यू कॉन्फॉर्मर। समझ में आया बात? तो 4 पॉसिबल आइसोमर हमने कौन से बनाए, फुली एक्लिप्स्ड, गॉश, पार्शियली एक्लिप्स्ड एंड एंटाई। उसके अलावा एक 5वां आइसोमर भी पॉसिबल है, उसको हमने क्या नाम दिया, स्क्यू कन्फॉर्मर। स्क्यू कन्फॉर्मर क्या होता है, अगर बॉन्ड एंगल 0 डिग्री और 60 डिग्री के अलावा है, ठीक है, जैसे कि सपोज करते हैं 50 डिग्री है या 40 डिग्री है, तो उस आइसोमर को क्या बोलेंगे, स्क्यू कन्फॉर्मर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद मैं इसका स्टेबिलिटी डिस्कस करता हूं। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑल दीज कॉन्फॉर्मर्स। इन चारों में एक बात आपको पता होगी कि जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। तो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो उतना ही कम स्टेबल होगा। तो इन चारों कॉन्फॉर्मर में आपको क्या लगता है कि किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी? देखो, एनर्जी जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि उस मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना है। जिसमें भी बल्कियर ग्रुप कौन सा, फ्रंट कार्बन का CH3 और बैक कार्बन का CH3, ये जितने एक दूसरे के पास होंगे उतना फोर्स ऑफ रिपल्शन भी ज़्यादा होगा और उतनी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इन चारों स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, फुली एक्लिप्स स्ट्रक्चर जो है, इसमें फ्रंट कार्बन का CH3 और बैक कार्बन का CH3, उनमें डाइहेड्रल एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये एक दूसरे के सबसे ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है इन चारों कॉन्फॉर्मर में। तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो पहले नंबर पे कौन आएगा, फुली एक्लिप्स। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे इनमें कौन सा आएगा, देखो गॉश में CH3 CH3 के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और पार्शियली एक्लिप्स में CH3 CH3 के बीच में डायहेड्रल एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इसमें तो सबसे दूर है, ये तो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि एंटाई में CH3 में जो बॉन्ड एंगल है वो आपस में इनका CH3 और CH3 का 180 है। वैसे 60 डिग्री है डायहेड्रल एंगल, लेकिन बल्कियर ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 180 है। तो इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे है CH3 CH3, ठीक है। तो ये तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। इन दोनों में कंपटीशन है कि गॉश और पार्शियल एक्लिप्स में ज्यादा एनर्जी किसकी होगी। तो पार्शियली एक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि ये एक्लिप्स कन्फॉर्मर है। हमको पता है कि एक्लिप्स की जो एनर्जी होती है वो स्टैगर्ड से ज्यादा होती है। एक्चुअल में जो गॉश है ये हमारा स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन है। स्टैगर्ड आपको मैंने पिछली बार बताया था, जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है। तो ये स्टैगर्ड का कॉन्फॉर्मर है और ये एक्लिप्स का। तो स्टैगर्ड और एक्लिप्स में ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, एक्लिप्स की, क्योंकि यहाँ पे ये सारे ओवरलैप कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, पार्शियली एक्लिप्स। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, गॉश। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन आएगा इसमें, एंटाई। सबसे कम एनर्जी किसकी है, एंटाई की, क्योंकि बल्कियर ग्रुप्स आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इनमें 180 का बॉन्ड एंगल है, ठीक है। देखो, बल्कियर ग्रुप्स एट 180 डिग्री एंगल, ठीक है। तो इसमें मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन है और इसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो अब अगर हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो वो इसका उल्टा हो जाएगा। मैंने बोला कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एंटाई। दूसरे नंबर पे गॉश, पार्शियली एक्लिप्स्ड एंड फुली एक्लिप्स्ड। तो ये इसका क्या बन जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अब हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं एनर्जी लेवल का, ठीक है। यहीं पे बनाते हैं।
यहाँ पे बनाता हूँ, इसको रब कर रहा हूँ मैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ऐसे बनाते हैं हम, इस तरफ एक्स एक्सिस पे हम बना रहे हैं डायहेड्रल एंगल, और वाई एक्सिस पे हम क्या बना रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डायहेड्रल एंगल एंड पोटेंशियल, ये हम करने क्या जा रहे हैं? हम एनर्जी डायग्राम, यानी कि एनर्जी डायग्राम, या आप इसको बोल लो, हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरफ हमने रखा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे क्या रखा? डायहेड्रल एंगल। तो वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है, तो हमने अभी जो मैंने ऑर्डर बताया था उसमें मैंने क्या बताया था? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? फुली एक्लिप्स्ड की। फुली एक्लिप्स की, उससे कम होती है पार्शियली एक्लिप्स की, उससे कम गॉश की, उससे कम एंटाई की। ठीक है, यही था ना? तो सबसे ऊपर किसकी एनर्जी है? फुली एक्लिप्स की। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये ग्राफ आपने बनाना कैसे है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? फुली एक्लिप्स की। तो यहां पे क्या है? फुली एक्लिप्स। ये मैंने फुली एक्लिप्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट किया। दूसरे नंबर पे कौन है? पार्शियली एक्लिप्स्ड। दूसरे नंबर पे पार्शियली एक्लिप्स्ड। तीसरे नंबर पे गॉश, और सबसे कम एनर्जी किसकी थी? एंटाई की। तो मैंने इन चारों को, आपने इस तरह से इन चारों को बना लेना एनर्जी लेवल, फुली एक्लिप्स, पार्शियल एक्लिप्स, गॉश एंड एंटाई। अब क्या है, देखो, जब डायहेड्रल एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो कौन सा कन्फॉर्मर है? फुली एक्लिप्स। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल, सॉरी, डायहेड्रल एंगल है, कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। तो ये आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 120, 180, 240, इस तरह से इधर को डायहेड्रल एंगल बढ़ रहा है, और ऊपर को क्या बढ़ रहा है? एनर्जी बढ़ रही है। तो फुली एक्लिप्स में डायहेड्रल एंगल कितना था? 0। तो देखो, ये इसके साथ हमने इस तरह से मैच करना है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में क्या बन गया? फुली एक्लिप्स। दूसरा कौन सा है? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या बनेगा? जब हम इसको रोटेट करेंगे 60 डिग्री पे, तो क्या बनेगा? गॉश। ठीक है, तो हमने जब इसको 60 डिग्री पे रोटेट किया, तो ये क्या बना? गॉश, ये बना। ठीक है, तो आपने फुली एक्लिप्स से कहां पे आ जाना है? गॉश पे। तो दूसरे नंबर पे कौन सा बना? गॉश, 60 डिग्री बॉन्ड डायहेड्रल एंगल। फिर हमने 60 डिग्री और रोटेट किया, यानी कि टोटल कितना हो गया? 120 हो गया ना, है ना? 60 डिग्री और रोटेट किया, तो कौन सा बना? पार्शियली एक्लिप्स। तो पार्शियल एक्लिप्स की एनर्जी गॉस से ज्यादा है, तो फिर ऊपर जाएगा यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं इस तरह से। ठीक है, पार्शियल एक्लिप्स में बॉन्ड एंगल 60 + 60 हो गया ना, तो 120 हो गया। अब क्या हुआ? अब फिर क्या हुआ? उसके बाद हमने 60 डिग्री और रोटेट किया, तो CS3 में बॉन्ड एंगल कितना बना? 180। तो अब इसको कहां पे ले आएंगे? 180 पे, इस तरह से। तो इसको यहां से जोड़ देना है आपने। फुली एक्लिप्स में ये बल्कियर ग्रुप का बॉन्ड एंगल शो कर रहा है, ये ध्यान रखना, डायहेड्रल एंगल इन बल्कियर ग्रुप्स, बिटवीन बल्कियर ग्रुप्स। देखो ना, जब बल्कियर ग्रुप में बॉन्ड एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो कौन सा है? फुली एक्लिप्स्ड। जब बल्कियर ग्रुप में बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो कौन सा है? गॉश। तो यहां पे कौन सा आ गया? गॉश, ये वाला। ठीक है, 60 डिग्री। अब जब बल्कियर ग्रुप में बॉन्ड एंगल कितना है? यहाँ पे 120 है। ठीक है, तो 120 पे कौन सा बना? पार्शियली एक्लिप्स। तो देखो 120 पे पार्शियली एक्लिप्स। फिर 60 डिग्री रोटेट किया, इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड एंगल बना? बल्कियर ग्रुप्स में 180। ठीक है, तो 180 पे कौन सा बना हमारा? एंटाई, इस तरह से। तो ये जो डायहेड्रल एंगल शो हो रहा है, ये किसके बिटवीन शो हो रहा है? बल्कियर ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो इसी के साथ रिलेटेड है, गॉश इफेक्ट। गॉश इफेक्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो बदल जाती हैं। ठीक है, बदलेगी कैसे? इसको रब करते हैं अभी।
इस सारे को रब करते हैं अभी। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं गॉश इफेक्ट। गॉश इफेक्ट क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है, इस इफेक्ट की वजह से हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। मैं बताता हूं कि गॉश इफेक्ट क्या होता है, लेकिन आप पहले ये समझो, हमने जो स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा था, या आप समझो एनर्जी ऑर्डर जो हमने पढ़ा था, पहले उसको देखते हैं। जो हमने एनर्जी ऑर्डर पढ़ा था वो क्या था? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी थी? फुली एक्लिप्स की। उससे कम किसकी थी? पार्शली एक्लिप्स की। उससे कम किसकी थी? गॉश की। और सबसे कम किसकी थी? एंटाई की। लेकिन जब गॉश इफेक्ट होगा तो ये जो एनर्जी ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या होगा, ये एंटाई जो है ये दूसरे नंबर पे चला जाएगा, यानी फुली एक्लिप्स्ड और पार्शली एक्लिप्स तो ऐसे रहेंगे, लेकिन एंटाई से ज्यादा, एंटाई से कम एनर्जी किसकी हो जाएगी? गॉश की हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखना। गॉश इफेक्ट्स में एनर्जी ऑर्डर इस तरह से चेंज हो जाएगा। अभी पढ़ेंगे गॉश इफेक्ट क्या होता है, ऐसा कैसे होगा कि एंटाई से भी ज्यादा स्टेबल कौन हो जाता है? गॉश हो जाता है। ठीक है, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, गॉश और एंटाई में इंटरचेंज हो जाएगा। क्या होगा ऐसा, देखते हैं। देखो, गॉश इफेक्ट क्यों होता है? इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग is present, then Gauss conformer will be more stable than anti। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी, जैसे कि हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास विसिनल डायोल है। विसिनल डायोल क्या होता है? जब दो एडजेसेंट कार्बन के पास, दोनों के पास एक एक OH लगाओ तो इसको हम क्या बोलते हैं? विसिनल डायोल। ठीक है, अब इसमें क्या पॉसिबल है? इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसका मैं चारों का भी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, जो चारों न्यूमैन प्रोजेक्शन है, फिर बात करते हैं आगे, फिर आपको समझ आएगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, यहां पे हम इसका जनरल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये फ्रंट कार्बन कंसीडर करते हैं और इसको क्या कंसीडर करते हैं? बैक कार्बन। ये फ्रंट कार्बन है, इसके साथ क्या लगा हुआ है? CH2। इसके साथ क्या लगा हुआ है? OH। और क्या लगे हुए हैं? 2 H हैं, ऐसे ही है ना। ये एक OH है और 2 क्या है? H है। बैक कार्बन, बैक कार्बन सर्कल, इसके साथ क्या लगा हुआ है? OH, H एंड H। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 60 डिग्री रोटेट किया, ये हमारा क्या बना? फुली एक्लिप्स, डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री, है ना। फिर रोटेट करते हैं इसको 60 डिग्री, OH कहाँ आ जाएगा? सेंटर में, है ना। यहाँ पे डायहेड्रल एंगल 0 है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप में डायहेड्रल एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ आ गया H और यहाँ भी आ गया H। फिर रोटेट करते हैं, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ आ जाएगा H और यहाँ भी आ जाएगा H। फिर 60 डिग्री रोटेट किया,
अब OH कहाँ आ गया, यहाँ पे H। ठीक है, देखो फुली एक्लिप्स्ड डायहेड्रल एंगल 0। ये कौन सा है, कौन सा था ये, गॉश। डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री। ये है पार्शली एक्लिप्स्ड। डायहेड्रल एंगल कितना है, फिर से इनके बीच में तो 0 है ना, 0। और फिर ये कौन सा है, एंटाई। इसमें भी क्या है, 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल, ये वाला। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रक्चर बनी। अब आप देखिए, हमें पता है कि ये OH जो है, इनमें ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। क्या करते हैं ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इन चारों में से कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, फुली एक्लिप्स में, गॉश में, पार्शली एक्लिप्स में और एंटाई में। एंटाई में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि OH आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, उनमें डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है, तो इनमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। पार्शली एक्लिप्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें भी OH और OH के बीच में आपस में, इस OH और OH के बीच में बॉन्ड एंगल काफी ज्यादा है, इनमें आपस में 120 है। डाइहेड्रल एंगल से कंफ्यूज नहीं होना, डाइहेड्रल एंगल होता है जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनके बीच में कितना एंगल, लेकिन यहाँ पे OH और OH के बीच में कितना बॉन्ड एंगल है, 120। ठीक है, OH के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 120। ठीक है, तो OH के बीच में 120 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है वो कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे और यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों में पॉसिबल है। ठीक है, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अब स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है, जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना। बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड तोड़ना होता है तो हमको एनर्जी देनी पड़ती है। वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी विच इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इतनी बात याद रखो, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में नया बॉन्ड बन रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि उसकी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो नया बॉन्ड किस में बन रहा है, गॉश में बन रहा है, और फुली एक्लिप्स में बन रहा है। फुली एक्लिप्स की बाद में बात करते हैं। गॉश में जब बॉन्ड बनेगा, आपस में क्या बनेगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब आपस में बनेगी, ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, सपोज करते हैं आपस में, तो एक नया बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या होगा, एनर्जी यहां से निकलेगी, तो इसकी एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक्चुअल में गॉश जो होगा वो एंटाई से ज्यादा स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या था, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था, एंटाई। कहाँ लिखें इसको, यहां लिखते हैं। ठीक है, पहले सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था, एंटाई। फिर कौन था, गॉश। फिर कौन था, पार्शली एक्लिप्स। फिर कौन था, फुली एक्लिप्स। ये था एनर्जी ऑर्डर। अगर आप देखोगे, अगर आप नोट्स बना रहे हो साथ के साथ, तो लिखना सबसे ज्यादा स्टेबल एंटाई था, क्योंकि एनर्जी सबसे कम थी। दूसरे नंबर पे गॉश, फिर पार्शियल इक्लिप्स, फुली इक्लिप्स। लेकिन अब क्या हुआ, गॉश के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी शुरू हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो गई, तो इसकी एनर्जी कम हुई। तो अब क्या होगा, अब गॉश एंटी को हटा के फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। गॉश आ गया फर्स्ट पोजीशन पे और एंटाई आ गया सेकंड पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हुई आपस में। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हुई, लेकिन ये फिर भी एक्लिप्स्ड कन्फर्मर है, ये फिर भी सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, फिर भी ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल ही रहेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी रहेगी। इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद भी सबसे आखिरी वाली पोजीशन में रहेगा स्टेबिलिटी के। फर्क किसको पड़ेगा, गॉश को। ठीक है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई होप आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। सपोज करते हैं हमारे पास इस तरह से कोई H है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है। H इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो और वो बाहर के किसी ग्रुप या मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या कर जाए, पार्शियल बॉन्डिंग कर जाए। यहाँ पे H किसके साथ जुड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ, और बाहर के ग्रुप के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या कर जाए, पार्शियल बॉन्डिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे जो H है, ठीक है, इसको खोल के बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, OH है इस तरह से, और इधर भी क्या है, यहाँ पे
OH है। तो ये वाला हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, ये बाहर के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ पार्शियल बॉन्ड कर जाए, ऐसे इसका भी कर जाएगा। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बने, एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, तो गॉश विल बिकम मोर स्टेबल देन एंटाई। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी गॉश की एंटाई से कम हो जाएगी। तो अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करना। को रब करते हैं। यहां पे बनाते हैं, सपोज करते हैं NH2 ए। आप मुझे बताओगे क्या गॉश इफेक्ट इसमें प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, इन दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इन दोनों का आप मुझे बताओगे कि इन दोनों के आप कॉन्फॉर्मर बनाओ कॉपी में, हैं इसके भी और इसके भी, और बताओ उन दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका कैसा होगा और किस में गॉश इफेक्ट होगा। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। थैंक यू।